दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का मॉडल सेट पेपर 3 पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साइंस के मॉडल सेट पेपर 3 में पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, ये एक समतल दर्पण है और लड़का यहाँ पर खड़ा है। लड़का और दर्पण के बीच की दूरी, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस दर्पण में लड़का यदि इमेज देखेगा तो ये दर्पण के पीछे बनेगा और जितना दूरी पर लड़का है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये भी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, 100 सेंटीमीटर पर। तो लड़का यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है, तो इसके बीच की दूरी कितना होगा, 100 और प्लस 100 यानी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण की किसको बोलते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, ठीक है, अंदर की जो पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ वो धंसा हुआ रहता है, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। जैसे चम्मच का उदाहरण ले लीजिए, चम्मच में जो अंदर वाला भाग है वो अवतल है और जो उभरा हुआ भाग है वो उत्तल है। तो अगर हम इसमें बात करें तो मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। अब इस अवतल दर्पण में ये मान लीजिए प्रधान अक्ष है, यहाँ पर हमेशा P होता है, यहाँ F होता है और यहाँ C होता है। तो यहाँ पर देखिए फोकस की दूरी कितना है, यानी P और F के बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम कोई वस्तु रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, यानी ये बहुत बड़ा वस्तु बनेगा, आभासी होगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी, सीधा तथा बड़ा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत है। दोस्तों अगर हम विस्तृत क्षेत्र की बात करें तो इसके लिए हमें उत्तल दर्पण लिया जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो किरणें होती है ना वो फैला देता है, ठीक है। तो इसमें देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है कि मान लीजिए ये ट्रक है, जहाँ पर ड्राइवर बैठता है ठीक उसके बगल में उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि इससे पीछे के दृष्टि क्षेत्र को बहुत ही आसानी से देख पाए। तो इसको हम साइड मिरर के रूप में भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम साइड मिरर के रूप में भी कह सकते हैं। तो अगर जब कभी भी पूछा जाएगा कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है तो वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। एक लेंस की क्षमता 2.5D है, यह लेंस होगा। दोस्तों जिस लेंस की क्षमता, पहले ये समझिए कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको डी भी बोलते हैं, और डी बराबर होता है 1 मीटर। तो यहाँ पर देखिए जिस लेंस की क्षमता अगर प्लस में रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा वो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। वो कैसा लेंस होगा, उत्तल। और अगर ये माइनस में रहेगा तो ये अवतल लेंस होगा, ठीक है। क्षमता अगर माइनस है तो अवतल और प्लस में है तो उत्तल, ठीक है। किस लेंस की फोकस आभासी होता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए इस क्वेश्चन को बता नहीं सकते क्योंकि कुछ सुधारना पड़ेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु से गमन करती, यहाँ कतरी लिखा हुआ है लेकिन करती होगा, प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण। दोस्तों मान लीजिए कोई एक माध्यम है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये वायु है, ठीक है, इधर से प्रकाश आया, तो जब ये इधर से प्रकाश आएगा तो ये क्या होगा, जब इसमें प्रकाश की किरण गुजरेगा, मान लो ये माध्यम है, ये अभिलंब है, अब हम लोग यहाँ से हवा से कोई अभिलंब पार करेगा, तो जब अभिलंब इधर जाएगा ना, गुजरेगा अभिलंब, तो ये जो किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश किरण
वायु से जल में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। जो प्रकाश किरण है वो किधर झुकेगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों अगर हम नेत्र द्वारा रेटिना पर बात करें तो रेटिना को दृष्टिपटल भी बोला जाता है। ठीक है, ये आँख का जो प्रतिबिंब होता है आँख में, वो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। तो रेटिना या दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। पश्चिमाभि पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? यहाँ पर देखिए, पश्चिमाभि पेशियों के दुर्बल होने से होना चाहिए यहाँ जरा दृष्टि दोष दोस्तों, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? तो दोस्तों यहाँ पर सिलियरी मांसपेशियाँ होगी या सिलियरी मांस मसल कहते हैं। ठीक है, तो आँख की जो उत्तल लेंस की वक्रता बदलते हैं ना, मांसपेशियाँ बदलता है, वो सिलियरी मांसपेशी है। ठीक है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो ये दृष्टिपटल में होता है, और ये दृष्टिपटल को रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को क्या बोलते हैं? रेटिना। और आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों विद्युत धारा हमेशा याद रखिएगा, इसको एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एमीटर से। और एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है एमीटर को। ठीक ना, तो विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर से। ठीक है, या आमीटर बोलिए, बात एक ही। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दोस्तों प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा याद रखिएगा जो रेखाएं होता है वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर CuSO4 होना चाहिए। CuSO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, ये बिल्कुल सत्य है। और NO2 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, NO2 गैस का रंग भूरा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी दोनों होगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सा गैस डाली जाती है? दोस्तों अगर चिप्स की बात करें या लेस कुरकुरे की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ख़राब होने से बचाया जा सके, क्योंकि वो तेलीय सामान होता है और तेलीय सामान बहुत जल्दी हवा से अभिक्रिया करके वो ख़राब हो जाता है। इसके लिए उसमें जो थैला होता है चिप्स कुरकुरे का, उसमें कौन सा गैस भरा जाएगा? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मीथेन का दहन का उदाहरण है। तो मीथेन के दहन का उदाहरण कौन है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? दोस्तों दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, यानी CaOH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन है? लिटमस है, क्योंकि ये लीचेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और किसके लिए? आम्ल और क्षार की सूचक का पता करने के लिए। ठीक है, तो ये लिटमस हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन परबल क्षारक नहीं है? दोस्तों जिस यौगिक में, ठीक है, OH रहेगा तो समझिए वो क्षार है। यहाँ देखिए OH है, क्षार है, यहाँ भी OH है, क्षार है, तो ये तीनों तो क्षार है। लेकिन यहाँ बोला कौन क्षारक नहीं है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, NOH का उपयोग होता है। दोस्तों NOH क्या है? एक प्रकार का क्षार है, और क्षार का इस्तेमाल कहाँ होगा? साबुन तथा अपमार्जक में। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथोनिक अम्ल किस में उपस्थित रहता है? तो मेथोनिक अम्ल लाल चींटी के डंक में होता है, और नेटल के डंक मतलब बिच्छू के डंक हो गया। ठीक है, ये दोनों में होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। दोस्तों यहाँ पर अगर स्वतंत्र अवस्था में बात करें तो वो कौन है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को AU भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? गोल्ड। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करती है? दोस्तों धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा वो हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो स्वतंत्र अवस्था की बात करें तो वो कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। यानी यहाँ पर दोनों ही है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही होगा जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। मिस्टेक हो गया था दोस्तों, 22 नंबर का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? कॉपर, सिल्वर और AU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉपर हो जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये कार्बन का अपरूप है, ये बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, ये भी बिल्कुल सही है। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ, ये भी सही है। लेकिन कार्बन में समयता का गुण नहीं पाया था, ये गलत लिखा गया, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर निम्न की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। दोस्तों अगर हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाएंगे तो संयुक्ता जो होता है ना उसमें वृद्धि होगा। मान लीजिए सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11, तो 2, 8, 1 तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना इसी को संयुक्ता बोलते हैं, जो लास्ट में लिखा हुआ। इसमें क्या होगा? बढ़ेगा, वृद्धि होगा जब आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाएंगे। ठीक है, तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर संयुक्ता में क्या होगा? वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों जल, तो जल में देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है? ज, तो ज से क्या होता है? जाइलम, यानी पौधों में जाइलम जो है वो जल का वहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल का वहन कौन करेगा? जाइलम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है। दोस्तों मछली के हृदय में 2 ही कोष्ठ होता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से? तो यहाँ पर देखिए उत्सर्जन तंत्र आधारी निस्यंदन एकक से, ये सब कुछ भी नहीं है, निस्यंदन एकक है। ठीक, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? यहाँ तंत्र लिखा हुआ है दोस्तों, यंत्र होगा। तो रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो ये पीयूष ग्रंथि से होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, और ये दिमाग में स्थित होता है आगे की ओर। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
विषाणु जनित रोग है, कौन है? HIV एड्स है। ठीक है, और कौन हो सकता है? HIV एड्स ही है। ठीक है, प्लेसेंटा की संरचना होती है, कैसा होता है? तस्त्रीनुमा होता है। ठीक है, और निम्न में से कौन जीवाश्म की उदाहरण? तो जीवाश्म उदाहरण ये दोनों ही है। ठीक है, ट्राइलोबाइट, नाइट्रिया और राइजोपस, यानी ये तीनों है, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक दोस्तों, बौने पौधे को कौन दर्शाता है? दोस्तों, अगर बौने पौधे की जो खोज किया गया था, यानी आनुवंशिकता की जो खोज बताया गया था, वो मेंडल के द्वारा बताया गया था। उसने बौने पौधे के लिए छोटा छोटा एफ लिया था और लंबे पौधे के लिए टी लिया था, बड़ा बड़ा टी लिया था। ठीक है ना, तो बौने पौधे के लिए क्या हो जाएगा? एफ। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है? CO2 होता है। ठीक है, निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो आप खुद से बताइएगा कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण कौन है, आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक, बायोगैस का। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस के लिए मुख्य घटक, ठीक है, क्या होना चाहिए? मीथेन होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो दोस्तों 40 का 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।